नमस्कार दर्शकों, आप सभी का ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय दयानंद सेवा आश्रम संघ के राष्ट्रीय महासचिव जोगेंद्र खट्टर जी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप आर्य समाज संस्था से आप काफ़ी टाइम से जुड़े हुए होंगे, तो सबसे पहले मैं जानूँगी संक्षिप्त परिचय इसका क्या है? देखिए, आर्य समाज 1875 में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इसकी स्थापना की थी जी। और संसार का उपकार और संसार के जो पिछड़ा वर्ग है उसका उद्धार ही इसका मुख्य उद्देश्य था। आर्य समाज के माध्यम से ही अखिल भारतीय दयानंद सेवा आश्रम संघ की स्थापना की गई। आज 50 वर्ष हमारी इस संस्था को हो चुके हैं। 1968 में इसकी स्थापना झाबुआ जिला में, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला में इसकी हमारी पहली इकाई की स्थापना की गई। उस समय के रामगोपाल शाल वाले जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आर्य समाज के, पृथ्वीराज शास्त्री जी, ओम प्रकाश त्यागी जी जो उस समय सांसद थे, इन तीनों ने मिलकर के सोचा कि क्यों ना आर्य समाज के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी संस्था को बनाया जाए जो भारत के आदिवासी क्षेत्रों में जाकर के बच्चों को, लोगों को शिक्षित करने का काम कर सके। अच्छा। इसी परिपेक्ष में जब हमने झाबुआ में इस संस्थान की स्थापना की तो लगा कि हमें इससे बहुत पहले ही इस स्थान को चुन लेना चाहिए था, क्योंकि शिक्षा का अभाव था वहां पर। उस समय दूर दूर तक विद्यालयों का ना होना और वहां गरीबी का होना, अशिक्षित होने का एक मुख्य कारण जो गरीबी है वो बहुत बड़ा कारण एक था जी। सबसे पहले वहां पर एक विद्यालय की स्थापना की और लगभग 500 बच्चों के साथ 2 वर्ष के अंदर अंदर ही उस विद्यालय में हमारे 500 बच्चे हो गए। एक उत्साहजनक स्थिति थी। उसके पश्चात पृथ्वीराज शास्त्री जी के मृत्यु के पश्चात 1991 में उनकी धर्मपत्नी माता प्रेमलता शास्त्री जी ने इसकी बागडोर अपने हाथ में ली और इसको बढ़ाया। दीमापुर के, नागालैंड के दीमापुर में इसकी एक शाखा को स्थापित किया। आसाम के बोकाजान में इसको बढ़ाया। आज हमारे भारत के 9 राज्यों में हमारे संस्थान चलते हैं। अच्छा। आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान इत्यादि क्षेत्रों में जी हमारे 62 संस्थान चलते हैं। जी, अभी आपने बात की थी कि आदिवासी क्षेत्रों से भी हम लोग वहाँ पर संस्था को चला रहे, तो कभी आपको, क्योंकि आदिवासी देशों में, क्षेत्रों में वहाँ पर संस्था को इस तरह से चलाना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, तो आपको इसमें किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा? कठिनाइयाँ तो बहुत आई, शुरू में भी आई और आज भी आती है। वहाँ के लोगों को पहला तो ये विश्वास दिलाना कि हम लोग केवल और केवल उस स्थान के लोगों के उत्थान के लिए आए हैं, ये उनको समझाना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम था जी। क्योंकि जो स्थानीय लोग थे वो सोचते थे कि दिल्ली से ये आए हैं लोग, न जाने क्या यहाँ पर लेकर के आएंगे, क्या हमें बहकाने के लिए आए हैं। लेकिन जब हमारे पृथ्वीराज शास्त्री जैसे विद्वानों ने वेद की बात वहाँ पर की, आर्य समाज की बात वहाँ पर की, शिक्षित करने की बात वहाँ पर की, तो उनको वाकई समझ में आया कि निस्संदेह ये आर्य समाज के लोग जो हैं वो हमारे उत्थान के लिए आए हैं। तो उन्होंने हमारे विद्यालयों में आना आरंभ किया। अच्छा। शुरू में तो हमें आश्रम बनाने में बड़ी परेशानी आई, दिक्कत हुई होगी जी। उनको लगा कि ये आश्रम बना करके, विद्यालय बना करके न जाने कितनी कमाई का साधन यहाँ पर ढूंढने आए हैं। लेकिन जब उनको ये लगा कि निस्संदेह वाकई ये हमारे उत्थान के लिए, हमारे बच्चों को शिक्षित करने के लिए वहाँ पर आए हैं, तो उन्होंने सहयोग करना शुरू किया और हमें जमीनें दान में देनी शुरू की। अच्छा। अभी हम लोग मौजूद है शांति देवी आर्य कन्या गुरुकुल में। तो सर, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अधिकतर देखे हैं कि नॉर्थ ईस्ट साइड से हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर आकर के लैंग्वेज में थोड़ी दिक्कत नहीं होती कि वो वहाँ पे उनकी अदर लैंग्वेज और यहाँ पे वो आकर के एकदम हिंदी भाषा बोलना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं होता होगा? आप किस तरह की उनको प्रशिक्षित करते हैं? जी, आपका सवाल अच्छा है। 2009 में ही असम और नागालैंड के बॉर्डर पर 3 गांवों को जला दिया गया था उग्रवादियों के द्वारा। उसके पश्चात जो हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर हैं
उन्होंने 22 लड़कियों को चिन्हित किया जिनके घर जल चुके थे। उन 22 लड़कियों को लेकर के रातों रात हमारे से जैसे ही उनकी बात हुई कि स्थिति भयानक है वहाँ पर और लोग बेघर हो चुके हैं, तो हमने 22 कन्याओं को वहाँ पर जो हमारे कार्यकर्ता लेकर के उनको बोला कि आप दिल्ली आ जाइए। दिल्ली आकर के आर्य समाज सैनिक विहार में उनको हमने यहाँ पर रखा, बेसमेंट में उनकी शुरुआत की। और उस समय इन बच्चों को हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत कोई भी भाषा नहीं आती थी, केवल अपनी भाषा वो समझते थे। तो क्योंकि हमारे पास 2001 से आर्य गुरुकुल रानीबाग में नॉर्थ ईस्ट साइड के और आसाम और नागालैंड के बालक पढ़ते हैं, उनकी सहायता से हमने उनकी बातों को समझना शुरू किया। अच्छा। और एक हमारा टीचर वहीं से हमने मंगाया ताकि वो इनकी भाषा को समझ सके। इस प्रकार 22 कन्याओं के साथ इस शांति देवी आर्य कन्या गुरुकुल की स्थापना हुई और बाद में डीडीए से हमने जमीन लेकर के इसको पूरी बिल्डिंग बनाई। आज यहाँ पर 68 कन्याएं रहती हैं। 4 मंजिला बिल्डिंग जो है आसपास के लोगों के सहयोग से दान के साथ इस बिल्डिंग को हमने बनाया और 68 कन्याएं यहाँ पर रहती हैं। और जो बच्चे वहाँ से आते हैं, पहले शुरू में 2 साल तक हम उन्हें हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश भाषा इत्यादि की ही ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद 4थी क्लास में SM आर्या पब्लिक स्कूल जो पंजाबी बाग में है, वहाँ पर बच्चे प्रवेश पाते हैं और 12वीं तक की शिक्षा SM आर्या पब्लिक स्कूल में लेते हैं। अभी आपने देखा होगा 10वीं का रिजल्ट अभी कल ही आया, उसमें हमारे बच्चे 60% से लेकर के 77% तक बच्चों ने हमारे स्कोर किया इन कन्याओं ने। अच्छा। और 12वीं का जो रिजल्ट आया उसमें हमारी जो सबसे ज्यादा हमारे बच्चे ने लिया 86% हमारी इस कन्या ने लिया। तो इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में हमारे ये बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जी, वैसे भी सर ये तो सभी जानते हैं कि जो आर्य समाज के जो ये जो संस्था है, ये स्त्रियों को शिक्षा का बेहतर अधिकार दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं जानना चाहूँगी संस्था का और मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा एक ही मुख्य उद्देश्य है संसार का उपकार करना, जो कि शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। जी। आज जितनी गरीबी आदिवासी क्षेत्रों में है, आज भी मैं कहूँगा, पहले तो थी, आज भी जितनी गरीबी, जितनी अशिक्षा आदिवासी क्षेत्रों में है, शायद दिल्ली जैसे महानगर में बैठ करके हम अंदाजा नहीं लगा सकते उस भीषण परिस्थिति का। तो हमें लगा कि क्यों ना उन्हीं आदिवासी क्षेत्रों में जाकर के विद्यालयों की स्थापना की जाए। तो हमने विद्यालयों की स्थापना भी की, छात्रावास की स्थापना की और उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले। आज हमारे कंप्यूटर सेंटर भी चल रहे हैं। और उस समय हमने बेंत से जो फर्नीचर बनाने का काम है वो उन बच्चों को सिखाया ताकि वो स्वावलंबी हो सकें। हथकरघा उद्योग जो है वहाँ पर हमने लगाए ताकि वो बच्चे स्वावलंबी हो सके पढ़ने के बाद। तो इस प्रकार हमने 62 प्रकल्प जो इस समय हमारे चल रहे हैं और जिसमें से हमारे लगभग 10 विद्यालय CBSE पैटर्न पर भी चल रहे हैं। 2010 में जब महाशय जी MDH मसाले के जो स्वामी हैं, उनका वरदस्त इस संस्था को प्राप्त हुआ, प्रधान के रूप में उन्होंने अपना आशीर्वाद इस संस्था को दिया। उसके बाद हमारे 5 नए विद्यालय, बड़े बड़े विद्यालय हमारे उन क्षेत्रों में बन करके तैयार हो चुके हैं और 2 विद्यालयों का निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है, जो अगले सत्र में हम मानते हैं कि हम उसको आरंभ कर सकें। जी सर, जिस तरह की आपने बातें बताई है, हमारे दर्शकों के साथ जो शेयर किया है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा उमंग उत्साह वाली बात है कि हमें भी ऐसे ही रास्ते पर यदि हम चले तो सच में एक देश जो है वो बेहतर कहलाएगा। और हर नागरिक का दायित्व होता है कि वो अपने देश के लिए बिल्कुल तत्पर रहे। सर, आपका जो आपने तमाम जानकारी दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय दयानंद सेवा आश्रम संघ के राष्ट्रीय महासचिव जोगेंद्र खट्टर जी, जिन्होंने अपनी सेवाओं के बारे में हमसे विस्तार से जानकारी दी और किस तरह से ये प्रयासरत है, समाज को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उस पर हम लोगों को ये प्रेरणाएं दी हैं कि हम लोग भी देश के लिए कुछ करें। ऐसे ही इस कार्यक्रम में हम लोग आपको कई और नई शख्सियतों से आपको मिलाते रहेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सुभारती चैनल का ये खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट।